17वीं सदी का इंग्लैंड, शहर लंदन, जहां एक मिठाई बिका करती थी जिसे लोग बड़े चाव से खाते थे। ये मिठाई थोड़ी सॉफ्ट और चिपचिपी होती थी, तो बेचने वालों ने साफ सफाई और हाथ चिपचिपा ना हो जाए इसलिए एक जुगाड़ निकाला। इसे एक पतली सी स्टिक के ऊपरी सिरे पर चिपका दिया जाता था, जिससे लोग आसानी से हाथ में स्टिक पकड़ते और ऊपर लगी मिठाई का मजा लेते। धीरे धीरे ये मिठाई अमेरिका पहुंच गई। जो क्रेज लंदन में था वही अमेरिका में भी बन गया। फिर आया 1880 का दशक। अमेरिका के एक शहर न्यू हेवन में एक जनाब थे जिनका नाम था जॉर्ज स्मिथ। उनकी नज़र इस मिठाई पर पड़ी और जॉर्ज को लगा कि ये तो कैंडी बेचने का क्रेजी स्टाइल है। जॉर्ज की एक कंपनी थी जिसका नाम था ब्रेडली स्मिथ। उसने तय किया कि उसकी कंपनी भी ऐसी चॉकलेट बनाएगी। सोचने लगा कि इसका नाम क्या रखा जाए। जॉर्ज को एक रेस का घोड़ा बहुत पसंद था। उस घोड़े का नाम था लॉलीपॉप। उसी घोड़े के नाम पर उसने चॉकलेट का नाम लॉलीपॉप्स रख दिया। इस नाम का पेटेंट कराने के लिए जॉर्ज ने 1908 में आवेदन किया। पूरे 23 साल लगे, तब जाकर 1931 में उसे चॉकलेट का नाम लॉलीपॉप्स रखने का राइट मिला और उसी साल ब्रेडली स्मिथ कंपनी ने लॉलीपॉप्स चॉकलेट बेचनी शुरू कर दी। लंदन से निकला विचार अमेरिका में आकर नाम हासिल करता है, ब्रांड बनता है, फिर भारत तक आता है जहां लॉलीपॉप्स लॉलीपॉप हो गया, जो बच्चे बच्चे की जुबान का दोस्त बना। स्वाद का ये जादू जब भारत पहुंचा तो खाने की चीज भर नहीं रहा, बल्कि भाषा में घुसपैठ कर गया, उपमा बन गया। टोपीबाजों की टोपीबाजी पर लोग चटाक से कहने लगे कि फलाने ने तुम्हें लॉलीपॉप पकड़ा दिया है। ये परिस्थितियों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली उपमा भर रहा। लेकिन साल 2008 जब आया तब ये एक अलग ही शक्ल धारण किए दिखता है। टोपीबाजी की उपमा का रंग रूप ही बदल गया, क्योंकि राज्य बिहार के जिला आरा में एक नए नवेले गायक ने गाया, तू लगावेलू जब लिपस्टिक जिला टॉप लागेलू, कमरिया करे लपालप लॉलीपॉप लागेलू। नए नवेले गायक अब पुराने धुरंधर बन चुके हैं, इतने बड़े कि उनके बूते पर नए रियलिटी शोज बनते हैं और उसी जॉनर के स्थापित शो जिसके होस्ट सलमान खान है को चुनौती दे डालते हैं। तो किस्सा के इस एपिसोड में आज बात होगी मशहूर भोजपुरी सिंगर और एक्टर पवन सिंह की। पवन सिंह, जिन्हें उनके फैंस पावर स्टार कहते हैं। पवन सिंह जो शक्ति के स्रोत की नई परिभाषा गढ़ते हुए कहते हैं, पावर अहिजा से शुरू होला, अहिजा खत्म हो जाला। कहानी उस पवन सिंह की जो बताने से नहीं चूकते कि प्रखंड हो या जिला बबुआने से हिला, और उसी बबुआने के बूते सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को बिहार में कायदे से हिला देते हैं। एक नजर पवन सिंह के शुरुआती करियर पर भी मारेंगे कि कैसे अजीत सिंह का भतीजा भोजपुरी का पावर स्टार बना। लॉलीपॉप गाना बनने की कहानी भी बताएंगे जिसने पवन को पवन सिंह बना दिया। खेसारी लाल यादव से उनकी राइवलरी के किस्से भी सुनाएंगे। क्या वजह है कि दोनों एक दूसरे से सिर लड़ाए रहते हैं? क्या पवन सिंह अपनी जाति के घमंड में खेसारी से दुश्मनी पाले बैठे हैं, या खेसारी का स्टारडम उन्हें इनसिक्योर करता है? क्या यह दुश्मनी अक्षरा सिंह की वजह से है? क्या पवन सिंह की वजह से ही प्रभुनाथ सिंह के भतीजे सुधीर सिंह ने खेसारी को मारने की धमकी दी थी? नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबर गांव, और ये किस्सा है पवन सिंह का। शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रामाशंकर सिंह और प्रतिमा देवी का परिवार रहता था। उनके 2 बेटे और एक बेटी थी। 5 जनवरी 1986 के दिन इस परिवार में एक और बच्चे का जन्म हुआ। बच्चे का नाम रखा गया पवन। पवन के एक चाचा थे अजीत सिंह। वो बिहार के आरा जिले में रहते थे और गाना बजाना करते थे। एक बार घूमने के लिए अपने बड़े भाई के पास कोलकाता गए। वहीं आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि आपके गुण पवन में आ गए हैं। वो भी दिन भर गुनगुनाते रहता है। लोग बाग उससे जब तब गाना सुनते रहते हैं। बदले में कभी पैसा तो कभी मिठाई देते हैं। अजीत सिंह ने यह सुना और पवन के लिए प्लान तैयार कर लिया। उसे अपने साथ आरा ले आए, जहां पवन आरा के हरिजी हाता में 400 रुपए के किराए वाले कमरे में चाचा अजीत सिंह के साथ रहने लगे। उस वक्त पवन की उम्र महज 6 साल की थी। वहीं स्कूल में दाखिला हो गया, लेकिन स्कूल से ज्यादा वक्त अपने चाचा के साथ रत जगहों में बीतता था। अजीत सिंह कार्यक्रम करने जाते तो मंडली में पवन सिंह भी शामिल रहते। कार्यक्रमों में सब लोग गा बजा लेते थे। फिर देर रात एक गाना पवन भी गाते थे, छोटा बच्चा गले में मिठास। एकदम क्यूट कॉकटेल, लोग खूब पसंद करते। हौसला अफजाई के लिए इनाम वगैरह भी मिलता रहता था।
किस्सा है कि हर कार्यक्रम में पवन की बारी देर से ही आती थी, तो जैसे ही रात चढ़नी शुरू हो पवन को नींद आने लगती। वो सो जाया करते। फिर उनके चाचा मुंह पर पानी छिड़क कर उठाते और स्टेज पर लाते थे। ये सिलसिला कुछ बरस यूं ही चलता रहा। साल 1992 में इस सिलसिले का एक सिरा पहुंचा डाल्टनगंज, जो अब मोदी नगर है, पलामू जिले में पड़ता है। तब पलामू बिहार का ही हिस्सा था। साल 2000 में बिहार का विभाजन हुआ, झारखंड बना, तो पलामू भी झारखंड का हिस्सा हो गया। तो डाल्टनगंज में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। गवनई का जिम्मा मिला था अजीत सिंह को। वो अपनी पूरी मंडली के साथ पहुंचे। पवन भी उनके साथ में ही थे। रात 12 बजे तक मुख्य कलाकारों ने गाना गाया। फिर पवन को बुलाया गया। पवन आए और मुन्ना सिंह का एक गाना गाने लगे। गाना था छोड़ द पुलिसिया की नौकरी, घरे आजा राजा जी। पवन अपने कई इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि वो बचपन से ही मुन्ना सिंह को सुनते थे, उन्हीं के गाने गाते रहते थे। डाल्टनगंज वाले कार्यक्रम में भी उन्होंने यही किया। लोगों को इतना पसंद आया कि एक के बाद एक पवन ने कई गाने सुनाए। अव्वल तो ये एक आम सा कार्यक्रम ही था जो पवन अपने चाचा अजीत सिंह के साथ करते आ रहे थे, लेकिन ये कार्यक्रम खास बना साल 1997 में, जब उनके घर वही आदमी आया जिसने डाल्टनगंज वाले कार्यक्रम में पूरा साउंड सिस्टम लगाया था। उस व्यक्ति ने अजीत सिंह को बताया कि उस दिन कार्यक्रम में पवन ने जो गाना गाया था उसे उसने रिकॉर्ड कर लिया था, जिसे उसने एक सीडी में डाल दिया और अब तक उन गानों की 4000 सीडी बिक चुकी हैं। लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। तो एक साथी दुकानदार ने आइडिया दिया कि भाई जब लोग इतना पसंद कर ही रहे हैं तो इस बच्चे से गाना गवाकर रिलीज क्यों नहीं करते। इस विचार के साथ एक गाना लिखा गया जिसके लिए अजीत सिंह और पवन सिंह ने मिलकर म्यूजिक बनाया। पवन सिंह ने गाना गाया और यह गाना रिलीज हुआ। गाने के बोल थे खुली गईली हमसे अब ना लजाली ओढ़निया वाली, संगनी चाट छोला खाली ओढ़निया वाली। यह पवन का पहला गाना था। गाना आया, बजा, जिला जवार में लोग पवन सिंह के नाम से रूबरू हो गए। ये भोजपुरी इंडस्ट्री में मनोज तिवारी और रवि किशन का दौर था। फिल्में हो या गाने, खासकर मनोज तिवारी का नाम ही हर जगह बिक रहा था। इसी दौर में मनोज तिवारी गा रहे थे बगल वाली जान मारेली, बबुनी के लागलबा शहर के हवा, मेहरी आई रोब चलाई। इसी दौर में रवि किशन पंडित जी बताई ना ब्याह कब हुई जैसी फिल्में कर रहे थे, जिसमें गाना था तोहर लहंगा उठा दे रिमोट से। इन सब के बीच में कुछ सिंगर्स आते थे, गाना बनाते थे, लोग सुनते भी थे, लेकिन नाम याद रह जाने लायक जगह नहीं बना पाते थे। ये चमक 2-4 गानों तक ही रहती थी। फिर ऑडियंस मनोज तिवारी, रवि किशन पर ही लौटती थी। पवन सिंह के साथ भी यही सीन हुआ। 11 साल की उम्र में पहला गाना आया, लोगों ने सुना, लेकिन कोई खास जगह नहीं बन पाई। इसके बाद भी पवन सिंह के गाने आते रहे, लोग सुनते भी रहे, लेकिन वो जस्ट अनदर सिंगर बने रहे। इंडस्ट्री में उनके पांव जम नहीं पाए। हालांकि पवन सिंह की किस्मत आगे चलकर 360 डिग्री टर्न लेने वाली थी। साल 2008 ओढ़निया वाली से जो शोहरत मिली और उसकी बदौलत जो गाने पवन ने बनाए उसकी चमक धुंधली पड़ने लगी थी। वो रोज सीडी कैसेट्स की दुकान पर जाते, नए नए गाने सुनते और घर वापस आ जाते। म्यूजिक कंपनियां अजीत सिंह से कहने लगी थी कि आपके भतीजे की सीडी बहुत नहीं बिक रही है। टेंशन बढ़ने लगी कि एक हाइप के साथ शुरू हुआ करियर घुटने टेकने लगा है। फिर एक दिन वो काम हुआ जिसे कलाकार आमद कहते हैं। एक धुन पवन ने सुनी। उन्होंने चट से म्यूजिक कंपोजर विनय विनायक को फोन किया। बोले कि भैया एक धुन है, इस पर कुछ हैवी म्यूजिक बनाइए, कुछ ऐसा क्रिएट कीजिए जो आज तक भोजपुरी संगीत में कभी ना हुआ हो। विनय विनायक ने म्यूजिक कंपोज किया। फिर जाहिद अख्तर नाम के लिरिसिस्ट राइटर को बुलाया गया। म्यूजिक जो बना था उस पर कुछ लिखने को कहा गया। लिखाई पूरी हो गई। पवन हद दर्जे तक उत्साहित थे, लेकिन उनके साथ रहने वाले म्यूजिशियंस बहुत खुश नहीं थे। उन्हें गाने का और छोर ही नहीं पता चल रहा था। कहने लगे कि यार इसमें अंग्रेजी काहे ठूस दिए हो। लेकिन पवन सिंह ने किसी की नहीं सुनी। गाना रिकॉर्ड हुआ और रिलीज हो गया। बहुत उम्मीदें थी, लेकिन रिलीज के बाद सारी उम्मीदें ठंडी पड़ गई, क्योंकि जो सोच थी कि कुछ ऐसा क्रिएट कर दो कि आज तक भोजपुरी में हुआ ना हो, वो हो नहीं पाया। जैसे उनके बाकी गाने चलते थे वैसे ही ये गाना भी परफॉर्म कर रहा था। सब शांत पड़ गए और आगे कुछ करने की तैयारी में लग गए। लेकिन जिस गाने को भूलकर सब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे उसकी यात्रा शुरू हुई 6 महीने बाद। सीडी की डिमांड अचानक बढ़ने लगी। जहां तहां शादियों में, ऑर्केस्ट्रा में उस गाने की धुन लोगों के सर चढ़कर बजने लगी।
लोगों की जुबान पर चढ़ गया। जब लगावेलू तू लिपस्टिक ही लेला आरा डिस्ट्रिक्ट जिला टॉप लागेलू कमरिया करे लपालप लॉलीपॉप लागेलू। इस गाने ने पवन को रातों रात पवन सिंह बना दिया, भोजपुरी का नया सुपरस्टार। यह तय हो गया कि मनोज तिवारी, रवि किशन से लोग अब आगे बढ़ जाएंगे और जिस तक पहुंचेंगे वो पवन सिंह ही है। लॉलीपॉप वो गाना बना जिसके जरिए भोजपुरी एक बड़ी गैर भोजपुरी भाषी आबादी तक पहुंची। कितने ही ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बताते हैं कि उन्होंने पहला भोजपुरी गाना जो सुना वो लॉलीपॉप ही था। उसका एक उदाहरण मैं भी हूं। पंजाब में उस वक्त ऑर्केस्ट्रा पर अगर हरियाणवी गानों के बाद कोई गाना बजता था वो पवन सिंह का लॉलीपॉप गाना ही था, और यही वो पहला भोजपुरी गाना था जो मेरे जैसे कई पंजाबियों ने सुना होगा। खैर, लौटते हैं कहानी पर। वो कहते हैं ना कि अचार जितना पुराना होता है चटकारापन उतना ही बढ़ जाता है। लॉलीपॉप गाने के साथ भी यही हुआ। ये गाना जैसे जैसे पुराना होता गया तैसे तैसे कल्ट बनता गया। बिहार और पूर्वांचल से बाहर निकलकर ये गाना ना सिर्फ भारत के अलग अलग शहरों में बजा बल्कि विदेश में पब और डीजे नाइट्स में भी बजा और लोग इस गाने पर झूमते दिखे। आज से 6 साल पहले की बात है। 2019 में जर्मनी में एक परेड के दौरान ये गाना बजा। जर्मनी के लोग इस गाने पर नाच रहे थे। जाहिर तौर पर उन्हें गाने के बोल नहीं समझ आ रहे होंगे, अगर कोई अपवाद हो तो अलग बात है, लेकिन लोग गाने की वाइब पर झूम रहे थे। ऐसे क्लिप्स कभी थाईलैंड के बाहर से आते हैं तो कभी चीन से। वेव म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अब तक इस गाने को 25 करोड़ बार देखा सुना जा चुका है। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि रिलीज होने के लगभग 7 साल बाद 2015 में वेव म्यूजिक ने इस गाने को यूट्यूब पर अपलोड किया था। इस गाने का ऐसा क्रेज है कि देश या विदेश कहीं भी पवन सिंह ये गाना गाए बिना अपना शो खत्म नहीं कर पाते। कपिल शर्मा शो में जब भोजपुरी गानों की बात होती है तब भी लॉलीपॉप का ही जिक्र आता है। देखा जाए तो ये गाना पवन सिंह के स्टारडम की इमारत की सबसे पहली और सबसे बड़ी ईंट है, और जैसे ही ये ईंट जुड़ी उनकी गाड़ी दौड़ पड़ी। एक के बाद एक फिल्में आने लगी जिनमें वो हीरो बने। हालांकि लॉलीपॉप से पहले ही पवन सिंह का फिल्मों में डेब्यू हो चुका था। पवन सिंह खुद ही कहानी सुनाते हैं कि उनकी शुरुआत टी सीरीज के साथ हुई, लेकिन एक वक्त के बाद कंपनी के साथ मतभेद होने लगा। पहला विवाद पैसे को लेकर हुआ। वो चाहते थे कि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट फीस बढ़ाए, लेकिन कंपनी इस पर राजी नहीं थी। दूसरा विवाद हुआ गानों को लेकर। पवन सिंह चाहते थे कि वो सीजनल गाने भी बनाए, जैसे होली आने पर होली के गाने, नवरात्रि में देवी गीत, छठ पूजा के वक्त छठ गीत, लेकिन कंपनी को सीजनल गानों में बहुत रुचि नहीं थी। तो इन दो मुद्दों को लेकर राहें अलग हो गई। टी सीरीज के बाद पवन सिंह की जुगलबंदी हुई वेव म्यूजिक के साथ। लॉलीपॉप गाना भी इसी कंपनी के साथ आया था। खैर, वेव के साथ कॉन्ट्रैक्ट होने पर उन्होंने भोजपुरी में फिल्म बनाने की बात कही। कंपनी को लगा कि पवन आने वाले दिनों में सितारा बनने वाले हैं, तो ये एक ठीक ठाक बिजनेस आइडिया भी था। इसी आइडिया के साथ कंपनी आगे बढ़ी और फिल्म बनी रंगीली चुनरिया तोहरा नाम के। 2004 में यह फिल्म रिलीज हुई। पवन सिंह अब बतौर अभिनेता भी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री ले चुके थे। आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस फिल्म के बारे में कुछ कमाल की ट्रिविया देख लीजिए। इस फिल्म में पवन सिंह के साथ जो एक्टर्स थे उनमें एक संजय मिश्रा भी थे। फिल्म के अंत में क्रेडिट्स देखेंगे तो पता चलेगा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जो लेजेंड सिंगर्स हैं उन्होंने इस फिल्म में गाना गाया। नाम देखिए: उदित नारायण, सुरेश वाडेकर, पामेला जैन, रूप कुमार राठौर, कैलाश खेर। चचा गालिब का एक शेर है, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। शेरो शायरी से चलते हैं कई फैंस के लिए भोजपुरिया शेर वाली छवि रखने वाले पवन सिंह की ओर। गोया स्क्रिप्ट राइटिंग में होता यह है कि आप कोई शेर या कोई किस्सा सुनाते हैं तो उसे एक रेफरेंस की तरह यूज करते हैं, लेकिन पवन सिंह तो पवन सिंह है, अमूमन वाली कैटेगरी में तो आते नहीं। तो इसलिए अभी जो गालिब का शेर सुनाया इसे बस जहन में रखिए और साथ ही उनकी शादी और प्रेम कहानी के इर्द गिर्द हुए विवादों के बारे में सुनते चलिए। आप सारी चीजें खुद ब खुद ही कनेक्ट कर लेंगे। चलते हैं साल 2014 में, भारत के इतिहास में दर्ज होने वाला साल। भारत के राजनीतिक और सामाजिक बदलाव की कहानी जब भी लिखी जाएगी तो प्री 2014 और पोस्ट 2014 के रूप में लिखी जाएगी। देश की राजनीति बदली, समाज बदलना शुरू हुआ। एक बदलाव पवन सिंह की जिंदगी में भी हुआ। पवन भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो चुके थे। एक लोअर मिडिल क्लास परिवार का लड़का अपने टैलेंट के बूते पर स्टार बन चुका था। लाइफ सेटल,
परिवार खुश। जिस बैकग्राउंड से वो आते हैं वहां किसी लड़के के नाम के साथ सेटल वर्ड जुड़ते ही शादी होना पक्का। पवन सिंह के साथ भी यही हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि तब पवन अपने बड़े भाई की साली नीलम सिंह से प्रेम करते थे। नीलम का दूसरा नाम प्रिया था। दोनों का अफेयर चल रहा था तो दोनों परिवारों ने तय किया कि क्यों ना शादी कर दी जाए। 1 दिसंबर 2014 को पवन और नीलम की शादी हो गई। गाजे बाजे के साथ ब्याह हुआ। खुशी का माहौल था। मेहंदी का रंग चटक था और जब यह रंग कुछ कुछ हाथों पर बचा हुआ था तभी आ गई 8 मार्च 2015 की तारीख। राज्य महाराष्ट्र, शहर मुंबई, इलाका अंधेरी। एवरशाइन कॉम्प्लेक्स नाम की एक बिल्डिंग जहां पवन सिंह अपने परिवार के साथ रहा करते थे। 8 मार्च को वो कुछ काम से बाहर थे। घर पर सिर्फ नीलम, उनकी बहन, बहन का पति और बेटा था। रोज की तरह उस सुबह जब इन लोगों की आंखें खुली तो पता चला कि नीलम ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली है। घर में मौजूद लोगों ने पवन सिंह और पुलिस को फोन किया। पुलिस घर पर पहुंची, पंखे से लटकती बॉडी को नीचे उतारा। उसके बाद अंबोली पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर रमेश खड़तारे ने बयान दिया। प्रिया को तड़के करीब 3 बजे उनकी बहन ने फंदे से लटकता हुआ पाया। प्रिया के इस आत्मघाती कदम उठाने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। उनके परिवार का कहना है कि उनमें डिप्रेशन के कोई लक्षण नहीं दिखे। प्रिया को फंदे से लटकते देखकर परिवार के अन्य सदस्यों ने पवन को सूचित किया, जो बाहर गए हुए थे। खबर मिलते ही पवन घर वापस आ गए। पवन सिंह अपने इंटरव्यूज में नीलम को याद करते हुए कहते हैं, वो देवी थी। जब वो गई तो मैंने भगवान के सामने खड़े होकर पूछा था कि हे प्रभु, मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हो? मैंने क्या गलती की है? मीडिया रिपोर्ट्स में जब तक ये खबरें छपी कि नीलम डिप्रेशन में थी क्योंकि पवन सिंह फिल्मों और गानों की वजह से बहुत व्यस्त रहते थे और टाइम स्पेंड नहीं करते थे। हालांकि इन बातों को लेकर कभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं आई। एक जानकारी 3 साल बाद साल 2018 में आई। मीडिया में खबरें छपी कि पवन सिंह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की रहने वाली एक लड़की से शादी करने वाले हैं। खबर पर मुहर भी लग गई। पवन और बलिया की रहने वाली ज्योति सिंह ने शादी कर ली। पवन सिंह के फैंस को लगने लगा कि उनके सुपरस्टार का घर बस गया है, लेकिन 2022 में दोबारा एक बम फूटा। ज्योति सिंह ने पति पवन और ससुराल वालों पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करा दिया। बलिया सिटी पुलिस स्टेशन पर ज्योति ने ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। ज्योति ने मुकदमे में आरोपों की झड़ी सी लगा दी। क्या क्या आरोप लगे, एक एक कर जान लेते हैं। पहला आरोप, मेंटल हैरेसमेंट। ज्योति का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही पवन, उनकी मां प्रतिमा देवी और उनकी बहन ने उन्हें प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। आरोप है कि ये सभी लोग ज्योति को उसके रूप रंग को लेकर ताना कसते थे। दूसरा आरोप, डिमांड ऑफ मनी। ज्योति सिंह ने आरोप लगाया कि पवन सिंह की मां ने उसके मामा से मिले लगभग 50 लाख रुपए ले लिए। तीसरा आरोप, डिमांड ऑफ अ मर्सिडीज। आरोप है कि पवन सिंह और उनके परिवार ने ज्योति से मर्सिडीज कार की मांग की और इसके लिए परेशान किया। चौथा आरोप, अबॉर्शन। ज्योति का कहना है कि गर्भावस्था के दौरान उसे कुछ दवा दी गई जिससे उसका गर्भपात हो गया। उसने ससुराल वालों पर गर्भपात के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया। पांचवा आरोप, इंस्टिगेशन टू कमिट सुसाइड। आरोप है कि उत्पीड़न, दुर्व्यवहार और दबाव के कारण ज्योति को आत्महत्या करने के लिए उकसाया गया। छठा आरोप, नेग्लेक्ट। ज्योति ने पवन सिंह पर उसके कॉल और मैसेजेस को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। कहा कि पवन सिंह ने उन्हें पूरी तरह इग्नोर करना शुरू कर दिया था। ज्योति सिंह ने यह आरोप मार्च 2022 में लगाए थे। बलिया में मुकदमा भी उसी वक्त दर्ज हुआ। 2022 में पवन सिंह ने आरा परिवार न्यायालय में तलाक की अर्जी दाखिल की। कोर्ट में पहले दोनों की काउंसलिंग कराई गई थी, यानी दोनों के बीच संबंध सुधारने की कोशिश की गई थी ताकि तलाक ना हो, लेकिन काउंसलिंग का कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद मामले में ट्रायल शुरू हुआ। पवन और ज्योति कई बार कोर्ट में पेश हो चुके हैं, हालांकि मामले का निपटारा अब तक नहीं हुआ है। केस का स्टेटस ये है कि ज्योति सिंह ने 5 करोड़ की एलिमनी की डिमांड की थी, जबकि पवन सिंह 1 करोड़ रुपए की एलिमनी देने पर राजी हुए थे, लेकिन यह समझौता नहीं हो सका। फिलहाल केस कोर्ट में चल रहा है। हाल ही में लखनऊ में एक कार्यक्रम की वजह से पवन सिंह सुर्खियों में थे। तब भी ज्योति सिंह का एक सोशल मीडिया पोस्ट आया था। पहले विवाद जान लेते हैं, फिर ज्योति सिंह के पोस्ट पर आएंगे। एक गाने के प्रमोशन के दौरान पवन और एक्ट्रेस अंजलि राघव लखनऊ पहुंचे थे। एक इवेंट में दोनों एक साथ स्टेज पर थे। तभी पवन सिंह ने अंजलि राघव की कमर को छुआ।
अंजलि ने एक दो बार हाथ हटाया, फिर भी पवन वही हरकत दोहराते रहे। वीडियो वायरल हुआ, विवाद खड़ा हो गया। अंजलि ने इंस्टाग्राम लाइव करते हुए कहा कि अब वो भोजपुरी इंडस्ट्री में कभी काम नहीं करेंगी। इसके बाद पवन सिंह ने अंजलि राघव से माफी भी मांगी। इस विवाद के बाद ज्योति ने पवन के साथ की एक तस्वीर इंस्टा पर शेयर करते हुए लिखा, दुनिया का कौन सा बड़ा पाप मैंने किया है जिसकी इतनी बड़ी सजा मुझे दी जा रही है। मेरे माँ बाप की इज्जत से खेलने का काम किया जा रहा है। जब मैं आपके लायक नहीं हूं या नहीं थी तो आपने जैसे पहले मुझसे दूरी बनाई थी, आप मुझे वहीं छोड़ देते। मुझे झूठा आश्वासन देकर अपने लोकसभा चुनाव में अपने साथ लाकर आज जीवन की उस चोटी पर खड़ा किए हैं कि मुझे आत्मदाह के सिवा कुछ नहीं सूझ रहा है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि पता है कि मैं आत्मदाह करूंगी भी तो सवाल मुझ पे ही उठेगा। जब दोनों के बीच रिश्ते की नाव डगमगा रही थी तभी पवन का नाम भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के साथ भी जुड़ा। दोनों के बीच लव अफेयर की खबरें आती रहीं। दोनों लगातार कई फिल्मों और गानों के साथ दिखे भी, लेकिन ये रिश्ता भी टूटता रहा, वो भी एक कड़वाहट के साथ। अक्षरा सिंह ने एक के बाद एक कई आरोप लगाए। अक्षरा अपने इंटरव्यूज में कहती हैं कि उन्होंने पवन सिंह के लिए सब कुछ किया। रोज सुबह पवन के जगने से पहले वो उनके घर पहुंच जाती थी, चाय नाश्ता बनाकर देती थी, रात को पवन के सोने के बाद ही सोती थी। वो उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन पवन सिंह की ओर से शादी के लिए कई शर्तें रखी गई। बकौल अक्षरा, पवन सिंह ने उन्हें एक कागज पर साइन करने के लिए कहा जिसके मुताबिक शादी के बाद पवन सिंह की संपत्ति में अक्षरा का कोई हिस्सा नहीं होगा। अक्षरा आरोप लगाती हैं कि पवन सिंह ने उनके साथ बदतमीजी की, कई बार मारपीट और गाली गलौज की, जिसके बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। पवन सिंह से जब इंटरव्यूज में इस बारे में सवाल पूछा जाता है तो वो कोई सीधा जवाब नहीं देते, बल्कि कहते हैं मैंने कभी किसी को आई लव यू नहीं कहा। हालांकि अक्षरा ने ये तक आरोप लगाया कि ब्रेकअप के बाद पवन सिंह की वजह से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें कोई काम नहीं देता, पूरी तरह बायकॉट कर दिया गया है। शोबिज की दुनिया अतरंगी होती है। यहाँ कंट्रोवर्सी कुछ लोगों को किल करती है तो कुछ को और कामयाब बना देती है। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, बैड पीआर इज ऑल्सो पीआर। पवन सिंह के केस में यही लागू होता है। लव अफेयर, शादी को लेकर विवाद, स्टेज पर विवादित बयान या फेसबुक इंस्टा लाइव के दौरान किसी को धमकी देना, इन सब वजहों से वो विवादों में तो रहते हैं, लेकिन यूट्यूब पर कोई भी गाना आए वो ट्रेंडिंग में ही रहता है। पवन सिंह की ऑडियंस पर इन विवादों का असर नहीं पड़ता, उल्टे वो इसे अल्फा मेल वाले किरदार की तरह देखते हैं और प्राउड फील करते हैं। उसी किरदार का हिस्सा है स्टेज शो के दौरान दिखने वाला रॉनेस। कभी स्टेज शो के दौरान पवन सिंह किसी को हड़काते दिखते हैं कि नाम के आगे जी लगाकर बात करो, पवन क्या होता है, पवन सिंह कहो। तो कभी शक्ति के स्रोत पर व्याख्यान देने लगते हैं। एक स्टेज शो की रील तो भयानक वायरल है जिसमें पवन सिंह कहते हैं पावर खत्म ना हुई, मेरे भाई सभी नाम दिए हैं पावर स्टार। पावर एहिजे से शुरू होला, एहिजे से खत्म हुई, पावर दूसर केहू कहां से ले ली। यूट्यूब पर स्टेज शोज के वीडियो देखिए तो पता चलता है कि पवन सिंह की फैन फॉलोइंग कितनी है। ठकम ठेल भीड़, उस भीड़ के सामने उनका हीरो होता है, एक ऐसा हीरो जिसे समाज की मोरालिटी की कोई परवाह नहीं है। उसका कंठ खुला हुआ है जिस पर कोई ढक्कन नहीं है, कोई पर्देदारी नहीं है। एक सर्टेन बैकग्राउंड और कंडीशनिंग के साथ आने वाली ऑडियंस जो करना चाहती है उसका हीरो स्टेज पर खड़े होकर कर रहा होता है, बिना ये सोचे कि कोई मिसोजिनिस्ट कहेगा या कुछ और। वो अपने साथ दर्जन भर एक्ट्रेस लेकर खड़ा होता है, जो मन में आए माइक से बोलता है, जो जी करे करता है, डबल मीनिंग गाना गाकर सिंगल मीनिंग बात भी कहता है। सामने खड़ी चाहने वालों की भीड़ चीयर करती है, पवन भैया का शोर मचाती है। वही पवन भैया स्टेज पर मोनिका मिश्रा नाम की एक्ट्रेस के कंधे पर हाथ रखकर ऑडियंस से पूछते हैं कि हमार इनकर जोड़ी ठीक लगता। मोनिका मिश्रा उस वक्त दोनों हाथ बांधे ठिठके हुए चुपचाप खड़ी रहती हैं, कुछ बोलती नहीं है। सामने से लोग पवन सिंह के सवाल का जवाब हाँ में देते हैं। उस ऑडियंस के लिए वो एक ऐसा सुपरस्टार है जो स्टेज पर पालथी मारकर बैठ जाता है, हारमोनियम बजाने लगता है, गजल गाता है, हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पीली है। उसी चाहने वालों की भीड़ में कभी कभी शरारती लोग भी आ जाते हैं जो पवन सिंह पर ढेला चला देते हैं, तो पवन सिंह भयानक वायरल होने वाला रील मोमेंट क्रिएट कर देते हैं। वो उस मौके पर कहते हैं ये इतनी भीड़ में इतने मेरे चाहने वाले आए हैं, ये कौन मेरा दुश्मन आया है। तुम्हारे अंदर अगर पावर है ना तो
तो मेरे सामने आकर दिखा दे। इंटरनेट पर पवन सिंह की ऐसी रील्स की पूरी खदान है। हजारों मोमेंट्स, हजारों रील्स। एल्गोरिदम में पवन सिंह का नाम इस कदर घुसा हुआ है कि आप उनके कंटेंट के कस्टमर हों या ना हो, उनके रील्स आपकी फीड में जरूर आ जाएंगे। कभी आप उसे नापसंद करते होंगे, कभी पसंद करते होंगे, कभी आपको फनी लगता होगा, लगे चाहे जो, लेकिन पवन सिंह के नाम पर एंगेज जरूर होते हैं। इसी एंगेजमेंट की देन है कि पवन सिंह राइज एंड फॉल नाम के रियलिटी शो में दिखे, जिसे अशनीर ग्रोवर होस्ट कर रहे हैं। अव्वल तो यह शो सलमान खान के साथ अशनीर की खींचतान का नतीजा है। याद कीजिए, अशनीर को एक बार सलमान खान ने बिग बॉस पर बुलाया था, फिर उन्हें टाइट करके भेजा था। उसके बाद ये राइज एंड फॉल नाम का शो बना, जिसमें युजवेंद्र चाहल की एक्स वाइफ धनश्री, कॉमेडियन कीकू शारदा, उदित नारायण के बेटे आदित्य नारायण और भी कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और आर्टिस्ट शामिल हैं। पवन सिंह भी इस शो का हिस्सा थे। अब वो शो से बाहर हो चुके हैं। शो एकदम बिग बॉस के ही फॉर्मेट का है, लेकिन ये पवन सिंह के स्टारडम की ही देन है कि नया नवेला शो बना जिसने बिग बॉस को टक्कर दे दी। अशनीर ग्रोवर ने तो शो में यह दावा किया कि वो टीआरपी के मामले में नंबर 1 है, यानी सबसे ज्यादा उनका शो देखा जा रहा है। यानी सलमान खान के शो को उनका शो पीछे छोड़ चुका है। सलमान के शो की एक ब्रांडिंग है, सालों से एक तैयार ऑडियंस है। जितने दिन पवन सिंह राइज एंड फॉल शो का हिस्सा थे, इंस्टाग्राम पर उनके ही रील्स पसरे रहे। जब शो से चले गए हैं, तब भी उनकी ही रील्स वायरल है। किसी रील में वो धनश्री को बता रहे हैं कि तुम साड़ी पहनकर बिंदी लगाओगी तो बहुत सुंदर लगोगी, तो कभी कह रहे हैं कि मेरे जीवन में कोई था जिससे तुम 75% मिलती जुलती हो। और फिर एक एपिसोड में पवन सिंह एलानिया तौर पर बताते हैं कि उनकी कीमत क्या है। पवन सिंह एक कंटेस्टेंट को समझाते हैं, तुम 5 घंटे भी चिल्लाओगे ना और 30 सेकंड चुप होकर भी पवन सिंह दिखेगा ना, तो उन 30 सेकंड्स की टीआरपी ज्यादा आएगी। पवन सिंह का यह स्टेटमेंट बताता है कि वो अपने स्टारडम और अपनी डिमांड से पूरी तरह अवेयर है। इस अवेयरनेस से ही निकलती है एक स्ट्रेटजी, म्यूजिक को लेकर एक नायाब रणनीति। पवन सिंह ये बात बखूबी जानते हैं कि वो आज जहां पहुंचे हैं, वहां पहुंचने की शुरुआत गाने से ही हुई थी। वही जड़ है, इसलिए जड़ को नहीं छोड़ना है। तमाम फिल्में और शोज करने के बावजूद वो लगातार गाने रिलीज करते हैं, फिल्मिया गानों से इतर एल्बम बनाते हैं। हर तीज त्योहार पर पवन सिंह का नया गाना मार्केट में होता है और अलग अलग कार्यक्रमों में साउंड बॉक्स पर बज रहा होता है। म्यूजिक स्ट्रेटजी और सोशल मीडिया एल्गोरिदम की ही देन है कि बॉलीवुड में भी पवन सिंह की पूछ बड़ी है। स्त्री 2 में उनका गाना काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं कितना बड़ा हिट रहा था, ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन पवन सिंह का दमखम पता चलता है फिल्म मेकर के एक स्टेटमेंट से। स्त्री 2 के मेकर्स का बयान है कि पवन सिंह के गाने की वजह से उनकी फिल्म को हाइप मिला, जिसकी वजह से फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसके बाद पवन सिंह ने विक्की और विद्या का वो वाला वीडियो फिल्म में चुम्मा गाना गाया। हालांकि हिंदी फिल्मों में गाना गाने वाले पवन सिंह पहले सिंगर नहीं हैं। उनसे पहले मनोज तिवारी ये काम कर चुके हैं और पीछे जाएं तो 90s में शारदा सिन्हा ने भी सलमान खान की फिल्म हम आपके हैं कौन में गाना गाया था। हालांकि अब ये ट्रेंड ज्यादा विजिबल है, क्योंकि पवन सिंह के बाद अब खेसारी लाल यादव भी बॉलीवुड फिल्म में गाना गा रहे हैं। 2 अक्टूबर 2025 को वरुण धवन और जानवी कपूर की फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में खेसारी लाल यादव ने पनवाड़ी गाना गाया है। गाना YouTube पर आ चुका है, गाना खूब सुना जा रहा है। बॉलीवुड में भोजपुरी की डिमांड बढ़ी हुई है, खासकर 2 कलाकारों की वजह से, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव। एक वक्त पर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के 2 ध्रुव हुआ करते थे, मनोज तिवारी और रवि किशन। आज वो 2 ध्रुव हैं, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव। 2014 में आई प्रतिज्ञा 2 में पवन और खेसारी पहली और आखिरी बार एक साथ देखे गए थे। फिल्म को भोजपुरी दर्शकों के बीच सराहना मिली, लेकिन इस फिल्म में पवन सिंह के मुकाबले खेसारी लाल यादव की चर्चा कुछ ज्यादा हुई। इसके बाद से दोनों के बीच रार छिड़ गई। अब दोनों एक दूसरे पर बयानबाजी करते रहते हैं। खेसारी अपने इंटरव्यूज में कहते हैं कि पवन सिंह से उनका रिश्ता बाली और सुग्रीव जैसा है। इन कथित बाली और सुग्रीव के बीच रंजिश सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहती,
बल्कि एक दूसरे को धमकाने और हमला करवा देने तक पहुंचती है। दोनों के बीच का विवाद 2022 में तो इस हद तक पहुंच गया कि खेसारी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए आरोप लगाया कि पवन सिंह के एक फैन ने उनकी पत्नी और बेटी को रेप की धमकी दी। इस घटना के बाद खेसारी ने कहा था, आप मुझे तमाम गालियां दें, कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरे परिवार को इसमें घसीटा जाए ये ठीक नहीं। मैं डीआईजी को बहुत कॉल किया, लेटर और वॉइस मैसेजेस भी भेजा, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मैं चाहता हूं कि एक रेपिस्ट को जो सजा मिल सकती है वो सजा मिले। इस विवाद के पैरेलल सोशल मीडिया पर खेसारी और पवन सिंह का एक डांस भी खूब वायरल होता है, जिसमें दोनों एक साथ डांस कर रहे हैं। हो सकता है आपने भी वो डांस वीडियो यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर देखा हो। 2018 की बात है। एक कार्यक्रम के दौरान मंच पर पवन सिंह, खेसारी लाल यादव और एक्ट्रेस काजल राघवानी मौजूद थे। डीजे पर गाना बजा, सजले सवर के जब आवेलू। गाना बजते ही पवन सिंह और खेसारी एक साथ डांस करने लगे। डांस का ये वीडियो 2018 से ही यूट्यूब पर है, लेकिन 2022-23 में जब दोनों का टकराव अपने चरम पर पहुंचा तो लोगों ने नए सिरे से इसके क्लिप्स शेयर किए। 2023 में ही एक कार्यक्रम के दौरान खेसारी ने बिना नाम लिए पवन सिंह के लिए कहा, हम चाही तो हर 9 महीना में सोहर गवा दी, इतना ताकत था। वो मरियो जइहन तो सोहर ना हुई उनका घरे। आप दर्शकों को मालूम ही होगा कि बिहार में बच्चे के जन्म के बाद सोहर गाने का रिवाज रहा है। वैसे इस विवाद की एक वजह वो भी है जो बिहार के खूनी इतिहास की वजह भी रही है, यानी जाति। पवन जाति से राजपूत हैं और खेसारी लाल यादव हैं। दोनों के पास गुमान के लिए पर्याप्त चीजें हैं, फिर भी जाति है कि जाति नहीं। पवन सिंह गाना बनाते हैं कि बंतारू टाइट त हो जाइबू ढीला, पर खंड हो या जिला बबुआने से हिला। बबुआना कहते हैं राजपूतों के टोले को। तो खेसारी गाते हैं, हां तक कैले कबूल, फूल हो जाइबे कली, अहीरे के चलल बा अहीरे के चली। खेसारी अपने यादव होने का जोर दिखाते हैं तो पवन सिंह अपने राजपूत होने का। राजपूत समुदाय से ही आने वाले बिहार के एक नेता हैं युवराज सुधीर सिंह। पवन और सुधीर सिंह एक दूसरे के करीबी हैं। सुधीर सिंह का एक परिचय ये भी है कि वो महाराजगंज के पूर्व आरजेडी सांसद प्रभुनाथ सिंह के भतीजे हैं। प्रभुनाथ सिंह फिलहाल 1995 के एक डबल मर्डर केस में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। यूट्यूब पर एक 6 साल पुराना ऑडियो मिलता है जिसमें सुधीर सिंह ने खेसारी लाल यादव को कथित तौर पर गोली मारने की धमकी दी थी। सुधीर सिंह ने फोन पर खेसारी लाल यादव को धमकी देते हुए कहा था कि वो उन्हें थप्पड़ मारेंगे और साड़ी पहनाकर घुमाएंगे। इस कथित धमकी भरे कॉल के बाद ही वैशाली के बिदुपुर में एक कांड होता है। खेसारी बिदुपुर में एक शो के लिए गए थे। उनके काफिले की गाड़ियों पर पत्थर फेंके गए। हमले के बाद खेसारी ने आरोप लगाया कि इस हमले के पीछे सुधीर सिंह का हाथ है। खेसारी ने हमले का आरोप लगाते हुए उस धमकी वाले फोन का भी जिक्र किया। दूसरी ओर सुधीर सिंह ने खेसारी के आरोपों को तब खारिज किया और कहा कि सियासी तौर पर उनकी लड़ाई खेसारी लाल यादव से नहीं है, बल्कि खेसारी भोजपुरी गानों और फिल्मों में जो अश्लीलता फैला रहे हैं वो उसके खिलाफ है। लेकिन कहने वाले कहते हैं कि सुधीर सिंह की दुश्मनी पवन सिंह के साथ उनकी दोस्ती से निकली है। आरोप लगते हैं कि पवन सिंह की ही वजह से खेसारी को धमकाया गया, उन पर हमला तक हुआ और खुद को बचाने के लिए खेसारी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव की शरण लेते रहे। दिलचस्प है कि पवन सिंह ये जोर सिर्फ खेसारी को नहीं दिखाते, बल्कि केंद्र और बिहार की सत्ताधारी पार्टी भाजपा को भी दिखा चुके हैं। पवन सिंह अपने मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरहुआ सरीखे सीनियर्स की तरह सियासी पारी खेलना चाहते हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि वो अपने इन तीनों साथियों की तरह ही भगवामयी हो जाए। 2 बार मौका भी बना, लेकिन कहावत है कि हाथ को आया मुंह ना लगा। यही हर बार पवन सिंह के साथ हो जाता है। कम से कम पिछले 2 चुनावों की कहानी तो यही रही। साल 2019 की कहानी सुनिए। दिल्ली में होली का एक कार्यक्रम चल रहा था। कार्यक्रम खत्म हुआ तो उन्हें एक आमंत्रण मिला। बुलावा भाजपा मुख्यालय से था। पवन सिंह रंगीन हुए ही पार्टी कार्यालय चले गए। एक कमरे में बुलाया गया। पार्टी के कुछ सीनियर नेता पहले से ही मौजूद थे। उनकी चुनावी दिलचस्पी को लेकर बातें हुई। फिर नेताओं ने बताया कि पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव में आपको पश्चिम बंगाल की हावड़ा सीट से चुनाव लड़ाने का सोच रही है। पवन सिंह ने हामी भर दी। पवन सिंह आश्वस्त थे कि टिकट मिलेगा।
पार्टी की ओर से कॉन्फर्मेशन मिला। लेकिन जिस दिन टिकट अनाउंस हुआ, पवन सिंह का रंग उतर गया। पार्टी ने हावड़ा सीट से रंतीदेव सेन गुप्ता को टिकट दे दिया। पवन को मिला आश्वासन, अगली बार मौका मिलेगा। अगला मौका बना साल 2024 में। बीजेपी ने फिर पवन सिंह को बुलावा भेजा। फिर उसी पश्चिम बंगाल की बात छिड़ी। इस बार सीट थी आसनसोल की, जहां से तृणमूल कांग्रेस के शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव लड़ते हैं। पवन सिंह ने आसनसोल के लिए भी हामी भर दी। पार्टी ने टिकट अनाउंस कर दिया, लेकिन टिकट अनाउंस होते ही बवाल मच गया। बंगाल की महिलाओं को लेकर बनाए उनके गानों पर सवाल उठने लगे। मुद्दा बना कि पवन सिंह बंगाल की महिलाओं का सम्मान नहीं करते और बीजेपी उन्हें ही चुनाव लड़ा रही है। फिर क्या, कुछ करीबी लोगों का फोन गया। कहा गया कि आप खुद ही टिकट वापस कर लीजिए, पार्टी टिकट छीनना नहीं चाहती। एक तरह हाथ ऐंठ कर टिकट वापस ले लिया गया। लेकिन पवन सिंह 2024 में 2019 रिपीट होते नहीं देखना चाहते थे, तो उन्होंने इसे फिल्मी प्लॉट में तब्दील कर दिया। बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। चुनाव हुआ, पवन सिंह तो नहीं जीते, लेकिन काराकाट में एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को भी नहीं जीतने दिया। पवन सिंह की बगावत का असर सिर्फ एक सीट पर नहीं दिखा, बल्कि आरा से मोदी सरकार में मंत्री रह चुके आर.के. सिंह भी चुनाव हार गए। पवन सिंह अपने इंटरव्यूज में कहते हैं कि उन्हें अपनी हार का कोई दुख नहीं, बल्कि वो बहुत खुश हैं। पवन सिंह इलेक्टोरली तो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन पाए, लेकिन सोशली और माइंडसेट के लिहाज से वो एग्जैक्ट उस सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं जो उनकी ऑडियंस है, जो उन्हें पावर स्टार कहती है और ये कहने का कॉन्फिडेंस देती है कि पावर यहीं से शुरू होता है, यहीं खत्म हो जाएगा, कोई और पावर कैसे ले लेगा। लेकिन हीरो को याद रखना चाहिए फिल्म मकबूल का वो डायलॉग, शक्ति का संतुलन बना रहना चाहिए, आग के लिए पानी का डर जरूरी है। आगे ऐसी हरकतें करते हुए पवन सिंह को पानी का ख्याल रखना चाहिए, पानी जो आंख में होता है। स्टेज पर साथी महिला कलाकार के शरीर को छूना, किसी महिला कलाकार को पकड़ लेना, गानों में मनोरंजन के नाम पर फूहड़ता परोसना, ये करने से पहले पवन सिंह सोच सकते हैं कि उन्हें अब इस तरह के चीप ट्रिक्स की जरूरत नहीं है। वो जिस मुकाम पर है, वहां पहुंचने के बाद भोजपुरी में शानदार और साफ सुथरा काम भी कर सकते हैं, बशर्ते कि पवन सिंह को पहले यह समझ आए कि तहरा गहिर ढोरी में बियर डार दही टाइप गाने फूहड़ होते हैं। तो ये था पवन सिंह का पूरा किस्सा। आपकी पवन सिंह को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उनका स्टारडम, उनके गाने, फिल्में और स्टेज शो, इन सब पर आप क्या सोचते हैं वो भी बताएं। क्या आप भी पवन सिंह के फैन हैं या उन्हें पसंद करते हैं? जब आप हाँ में हो तो बताइएगा अपना फेवरेट गाना या फिल्म। किस्सा का ये एपिसोड लिखा था मेरे साथी आकाश कुमार ने और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी इरशाद ने। किस्सा के इस एपिसोड को प्रोड्यूस करने में और भी कई साथियों का योगदान रहता है, तो उनके नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाकी इस गले के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। कोशिश करूँगा कि अगली बार गला और तर कर आप तक आया जाए और तबीयत ठीक हो। मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ भूपेंद्र सोनी। शुक्रिया।